हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होती है और क्या क्या इनमें आपस में रिलेशन है, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज इन्फ्लिक्टेड वेरियस डैमेजेस टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंट। बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से कई डैमेजेस हुए नेचुरल रिसोर्सेज को भी और एनवायरमेंट को भी। द मेन डैमेजेस आर एज फॉलोज। नंबर वन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। इसके अंदर आपने क्या लिखना है? Economic development has resulted in depletion of natural resources such as land and mineral resources. Economic development की वजह से लैंड के जो रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज वो भी डिप्लीट हो रहे हैं और मिनरल रिसोर्सेज भी खत्म होते जा रहे हैं हमारे। फर्स्टली, industrial development has created a large demand for natural resources for mass consumption. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो नेचुरल सोर्सेज का जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा शुरू हो गया। दिस हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, particularly when there is limited availability of natural sources such as mineral resources. तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कि जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उनकी जो सप्लाई है या अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, तो कंजम्पशन तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई ना। सेकेंडली, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द नीड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो खाने खाने की डिमांड तो बढ़ गई, इसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड बढ़ गई, तो जंगल के जंगल साफ कर दिए एग्रीकल्चर लैंड के लिए। This has led to extension of cultivation, that is increasing the area under cultivation, जिसको increase in acreage भी कहा जाता है। This has created deforestation. This has caused deforestation, converting forest land into agriculture land. That तो इसमें क्या हुआ, जंगल के जंगल साफ कर दिए और एग्रीकल्चर के लिए जमीन कर ली, तो नेचुरल रिसोर्सेज तो तबाही हो गए ना हमारे। सेकेंड पॉइंट आ जाता है वाटर पोल्यूशन। Industrialization and urbanization have led to the problem of water pollution. इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज की वजह से जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है वो नदियों नालों में बहा देते हैं, तो पोल्यूशन तो बढ़ना ही है। वाटर पोल्यूशन occurs when some substances are mixed with natural water so as to deteriorate the quality of water. ये तब होता है जब पानी की जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट, कम हो जाए, वाटर के साथ कोई मतलब ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जो उसकी प्योरिटी को खराब कर दे। Polluted water is unpleasant to smell and unfit for drinking, bathing and washing. जो polluted water होता है वो पीने के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होता, नहाने के लिए भी सही नहीं होता और कपड़े धोने के लिए या वॉशिंग के लिए भी सही नहीं होता। ठीक है, उसमें से स्मेल भी आती है, आपको पता ही है। Polluted water leads to waterborne diseases such as diarrhea, which mainly affect the children and poor people. Basically इससे क्या होता है, डायरिया हो जाता है। अब ये डायरिया क्या होता है ये आप गूगल पे जाके चेक कर लेना। जो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए और जो गरीब लोग हैं उनके लिए सही नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर उन्हीं को होता है क्योंकि वो मतलब पोल्यूटेड जगह पे जाते हैं, पुअर पीपल, और रहते भी वहीं पे हैं, और चिल्ड्रन इधर-उधर हाथ लगाते हैं या खेलते हैं तो पानी इकट्ठा होता है, बॉल उठा ली, ऐसा कर लिया, उनको भी चांसेस रहते हैं। रिवर वाटर गेट्स कंटामिनेटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक हेवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स एंड अदर हैजार्डियस वेस्ट्स बीइंग डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। तो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो अपनी जितनी भी वो होती हैं, क्या कहते हैं, वेस्ट होते हैं ना, नदियों नालों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर वाटर है वो भी पॉल्यूट हो जाता है। नॉट ओनली सरफेस वाटर नियर टाउन्स एंड सिटीज हैज बिकम पॉल्यूटेड ओवर द ईयर्स, इवन ग्राउंड वाटर हैज बीन कंटेमिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सीपेज। बेसिकली जरूरी नहीं है कि आपने जो रिवर्स को ही पोल्यूट कर दिया है। ठीक है, आपने जो इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसने जो ग्राउंड वाटर है उसको भी पोल्यूट कर दिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो अपना जो वेस्टेज है वो छोड़ते हैं, वो ग्राउंड वाटर सोक कर लेता है। समझ की बात हो, थोड़ी दूर हैंडपंप लगा होगा, वहां से हम पानी निकालेंगे, या फिर कोई मोटर लगी होगी जमीन के नीचे, उससे पानी निकालेंगे तो गंदा पानी पियेंगे। ठीक है, in developing countries 75% of the industrial waste are discharged into water bodies like rivers. तो जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें 75% जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं वो रिवर्स वगैरह में बहा दिए जाते हैं। इसलिए तो जो होली रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ये सारी की सारी जो है पोल्यूटेड हो गई हैं।
अब टाइम टू टाइम जो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, वैसे आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि टाइम टू टाइम पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं हम इसको साफ करेंगे, कोई पार्टी आ जाती है हम इसको साफ करेंगे, इसके नाम पे वोटें ले जाती हैं और करती है नहीं। ठीक है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो इन्हीं के रिश्तेदारों की तो होती हैं। ठीक है ना, तो आपको पता ही है बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स में कितना तगड़ा रिलेशन होता है। ठीक है, water pollution is a serious environmental problem for the people in developing countries because they do not have access to clean water. जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है वाटर पोल्यूशन की, क्योंकि उनके पास पीने को पानी तो होता नहीं है। तो अब खुद सोचो, अगर वो गंदा पानी जो है काऊ पिएगी और काऊ का मिल्क हम पिएंगे तो क्या असर होगा हमारे ऊपर। दिस रिफ्लेक्ट्स पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे पता लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलपिंग कंट्रीज में पुअर है। डाउनस्ट्रीम untreated water is used in many parts of our country since wastewater treatment facilities are available in big towns and cities only. तो बेसिकली ये बताया गया है कि जो वाटर को ट्रीटमेंट जो है मतलब जो पोल्यूट है वाटर को प्यूरिफाई करने के जो तरीके हैं वो बिग सिटीज एंड टाउन्स में तो हैं, मगर विलेजेस वगैरह में नहीं है, इसलिए वो गंदा पानी पीते रहते हैं और इसलिए बीमारियां होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है एयर पोल्यूशन। Air is one of the most vital natural resources required for sustaining life on Earth. अर्थ के ऊपर जिंदा रहना है तो हवा तो चाहिए ही। In the course of economic growth, air pollution has increased mostly in the urban areas, largely because of gaseous emissions from industries, thermal power plants, automobiles and domestic combustion. तो आपको पता ही है कि ये एयर पोल्यूशन जो है होता क्या है कि भाई हवा के अंदर ऐसी चीजों का होना जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, हवा के अंदर ऐसे केमिकल्स का होना, हैवी टॉक्सिक मटेरियल का होना जो हम हमारे सांस लेने के लिए और अदर जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए सही नहीं होंगे। तो बेसिकली एयर पोल्यूशन ज्यादातर शहरों में पाई जाती है, अर्बन एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे गैसियस एमिशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो धुआं छोड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो भी काफी धुआं छोड़ते हैं, और गाड़ियां वगैरह और जो भी डोमेस्टिक कंबशन वगैरह होता है, मतलब पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ये तो आपको पता ही है शहरी इलाकों में। एयर पोल्यूटेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। हवा में कार्बन मोनोक्साइड भी बहुत होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स। तो बेसिकली हवा में कई सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं जिससे हवा हमारे सांस लेने के लिए सही नहीं रहती। पॉल्यूटेड एयर हैज क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट बाय ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द नेचुरल बैलेंस। तो एयर पोल्यूशन की वजह से जो नेचुरल जो कुदरत का जो बैलेंस है वही खराब हो चुका है। इट हैज बॉट अबाउट क्लाइमेटिक चेंजेस। इसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाते हैं। अब आप खुद सोचो, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है कि कई कई सिटीज में तो धूप ही नहीं निकलती, स्मॉग फैल जाती है ऊपर। समझ गए बात। पोल्यूशन हैज ऑल्सो posed health problems arising from various diseases like asthma and other respiratory related diseases and also cancer। तो पोल्यूशन की वजह से भी बहुत लोग मरते हैं, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लंग कैंसर भी हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट्स। The growth in population and increased urbanization have led to tremendous increase in solid waste in the form of organic wastes from human beings and animals, domestic wastes, industrial wastes, commercial wastes and agriculture waste। तो जैसे से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन भी लगातार बढ़ रही है, इसकी वजह से सॉलिड वेस्ट काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट बेसिकली हमने कोई कूड़ा करकट इधर उधर फेंक लिया, जैसे आजकल हर शहर में कूड़े की पहाड़ बना हुआ है। समझ की बात। हमने कोई बैटरी फेंक दी, हमने कोई रिसाइक्लेबल चीजें फेंक दी या कुछ भी फेंक दिया, वो सॉलिड वेस्ट है, वो जमीन पे पड़ा पड़ा रहेगा, जमीन की ऐसी की तैसी कर देगा। समझ की बात। और स्मेल भी फैलाएगा, बीमारियां भी फैलाएगा। तो इसमें कमर्शियल वेस्ट आ जाते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट आ जाते हैं, एनिमल वेस्ट आ जाते हैं, इवन ऑर्गेनिक वेस्ट भी आ जाते हैं। In urban areas, thousands of tons of such waste are produced daily। शहरों में तो कई 1000 टन्स ये प्रोड्यूस होते हैं। अब आप खुद सोचो, कूड़े वाली गाड़ी आती है तो एक जगह पे ले जाके ढेर लगा देती है, कितने 100 टन होता है, which need to be safely disposed of। इनको सेफली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, नहीं तो अगर हम ऐसे कूड़ा करकट फेंक देंगे तो वो भी काफी खराब करेगा। Inadequate collection and lack of effective disposal system have created serious problems। तो इनको इनएडिक्वेट कलेक्शन कई जगह पे क्या है, जैसे अगर अच्छी सिटी में रहते हैं तो वहाँ कलेक्शन जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले आते हैं, जो हमारे जो भाई हैं, वो हमारे भाई हैं,
तो वो इकट्ठा करने आते हैं, तो उनको हम अपना गार्बेज दे देते हैं, तो वो एक जगह जाके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। मगर कई जगह पे आपने देखा होगा कि विद इन द सिटीज या विद इन द टाउन्स एक जगह पे इकट्ठा करते रहते हैं, इतना गंद फैल जाता है कि वहां पे भी पोल्यूशन हो जाता है और आसपास का लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। इन मैनी केसेस दे हैव लेड टू स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, उनसे बीमारियां लगती हैं क्योंकि मक्खियां उनके ऊपर भी बैठेंगी, फिर आपके खाने के ऊपर भी बैठेंगी। दीज वेस्ट पोल्यूट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एज वेल, क्योंकि उसमें से केमिकल रिश्ता रहता है, एक जगह केमिकल फिर जमीन के अंदर चला जाएगा तो उससे जो ग्राउंड वाटर है वो भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सॉइल एरोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल एरोजन कॉजेज लॉस ऑफ टॉप सॉइल लेयर ड्यू टू हैवी रेन। अगर हैवी रेन पड़ जाए या फ्लड्स आ जाए तो जो जमीन है उसके ऊपर वाला जो टॉप सॉइल होता है वो उड़ जाता है, तो उसे सॉइल एरोजन कहा जाता है। इफ देयर इज अ लार्ज लॉस ऑफ टॉप सॉइल ड्यू टू लैंड एरोजन, ठीक है, द लैंड मे बिकम अनफिट फॉर सपोर्टिंग वेजिटेशन। तो जब भी ये होगा, जो सॉइल एरोजन होगा, अगर ये हो जाता है किसी जगह पे, तो आप ये समझें कि वो जमीन फिट नहीं रहती वेजिटेशन के लिए, वहां पे कुछ नहीं बन सकता। जैसे पानी काफी देर तक इकट्ठा रह जाए कहीं पे, वो भी दलदल टाइप बन जाएगी, वहां पे भी क्या होगा होगे। अब समझ के बात, फ्लड्स आ गए तो कुछ ज्यादा ही बारिश हो गई या कुछ कम बारिश हुई, बारिश ही ना हुई, या फिर ज्यादा बारिश पड़ने से क्या कहते हैं, जो ऊपर वाली जो मिट्टी है वो साफ हो गई, तो फिर उसमें फिर कैसे करोगे वेजिटेशन, ठीक है ना। ये तो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। Soil erosion leads to fall in productivity due to deterioration in the quality of soil. Quality of soil गिर जाता है. Soil erosion also causes siltation of dams and tanks and resulting in decline in the irrigation potential. इससे irrigation potential कम हो जाता है. The extent of soil erosion has increased over the years due to lack of proper land management. तो लैंड मैनेजमेंट की वजह से जो सॉइल एरोजन हुआ है, ये भी एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो है हिस्सा है। ज्यादातर ये कहा जाता है कि क्योंकि इंसान नेचर से इतनी छेड़छाड़ कर रहा है कि कहीं बारिश पड़ रही है तो फ्लड्स ही आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सॉइल एरोजन हो रहा है। और अगर आसपास हम पेड़ लगा देंगे तो जो पेड़ हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे और उनको आसानी से जाने नहीं देंगे। तो ये एक तरीका है जो आगे मैं कभी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ को काटे जा रहे हैं, जो जंगल है उनको काटे जा रहे हैं क्योंकि वुड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसमें ये चीजें लिखी हैं। फॉरेस्ट आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑफ्टन रेफर्ड to as a lungs of the earth because with trees with the help of the process of photosynthesis absorbs carbon dioxide and gives out oxygen. तो बेसिकली इनको लंग्स भी कहा जाता है क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को मतलब फेंकते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। फॉरेस्ट देयरफॉर हेल्प इन क्लीनिंग द एयर। फॉरेस्ट जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा होगा क्योंकि वो एयर को क्लीन करते हैं। In the process of economic development, huge areas of forests have been cleared for agricultural, mining and industrial activities. तो industrial activities या agriculture के लिए, mining के लिए काफी ज्यादा जो forest है वो साफ किए जा रहे हैं, जो कि गलत है, काटे जा रहे हैं। Deforestation has done considerable damage to the ecological and environmental balance. तो environment का balance खराब हो जाता है क्योंकि खुद सोचो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती जा रही है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, इससे एनवायरनमेंट का बैलेंस खराब हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो काफी ज्यादा हो गया है, मतलब काफी ज्यादा अनबैलेंस हो गया है, ठीक है। फर्स्टली डिफॉरेस्टेशन हैज लेड टू सॉइल एरोजन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल एरोजन हो रहा है क्योंकि सॉइल अपने आप को पकड़ के नहीं रख सकता। अगर हल्का सा फ्लड्स आते हैं तो जो फॉरेस्ट है वो तो पकड़ के रखेगा ना, पेड़ लगाएंगे तो, ठीक है। रिजल्टिंग इन द अकरेंस ऑफ फ्लड्स एंड लॉस ऑफ क्रॉप्स। इससे क्या होता है, फ्लड्स भी आ जाती हैं, लॉस ऑफ क्रॉप्स हो जाता है, कई प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंडली डिफॉरेस्टेशन हैज चेंज्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इससे क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज हो गई है, बारिशों का सीजन चेंज होता जा रहा है, सर्दी गर्मी का सब चेंज होता जा रहा है। ऑल्टरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल एंड द ग्राउंड वाटर एंड द मॉइस्चर इन द एयर। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस एनवायरमेंट का खराब कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए, सिंपल वर्ड्स में। दिस हैज लेड टू डिक्रीज इन द रेनफॉल। कई कई जगह पे बारिश ही नहीं हो रही बल्कि बंजर जमीन हो गई है फॉरेस्ट को काट के। देयरफॉर thirdly, deforestation has led to increase in greenhouse gases in the atmosphere, thereby causing global warming. तो पेड़ों को काटने से क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस काफी ज्यादा होती जा रही है एनवायरनमेंट में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वो क्या होता है मैं अलग से बताऊंगा उसको। तो इसकी वजह से
जो है एनवायरमेंट खराब ही हो रहा है, सही नहीं हो रहा, तो जरूरी पेड़ काट रहे हैं, खुद सोचो, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इनको छिड़कने की वजह से ग्राउंड वाटर खराब होता जा रहा है, समझ की बात। इन द कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली इन ऑर्डर टू ऑगमेंट मतलब बढ़ाना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं। दिस हैज कॉज्ड सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इससे एनवायरमेंट तो खराब हो ही रहा है, हमारे को भी कैंसर होते जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ज्यादा केमिकल छिड़केंगे, वही चीजें हम खा लेंगे तो हमारा तो ऐसी की तैसी होएगी, और पानी देने के बाद वो ग्राउंड वाटर में चले जाएगा, वहां से पानी निकाल के पियेंगे तो और बुरा हाल। First, use of chemical fertilizers and pesticides has led to human health hazards because they contain toxic chemicals which creep into food chain through intake of foods and vegetables. सिंपल वर्ड्स में, जब हम ये सारी चीजें फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए खराब है, क्योंकि ये हमारी फूड चेन में आ जाते हैं, तो जब फूड चेन में आ गए तो समझो हमारा काम तमाम। सेकंड, the indiscriminate use of chemical fertilizers and pesticides has caused serious ecological damages through the toxic effect on fish stock, birds and wildlife. तो ये इंसान के साथ साथ जो बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको भी परेशान करते हैं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई ये जो है क्या कहते हैं, जो ईगल्स हैं इनकी पॉपुलेशन, जो ईगल्स हैं, जो बड़े बड़े जो स्कैवेंजर्स हैं, इनकी पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है, क्योंकि ये वो मीट खाते हैं जो मर गया होता है, और जो मर गया होता है मीट, जैसे गाय मर गई, कहीं कोई भेड़ बकरी मर गई, उसको खाते हैं, और जो वो मरती है वो घास खाती है, घास के ऊपर या फसल खाती है, उसके ऊपर हमने केमिकल छिड़के होते हैं। तो कहने की बात ये है कि मतलब वो फूड चेन में आ जाता है, ये केमिकल्स तो सबके लिए खराब है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, biological diversity refers to the composite of species and ecosystem. Basically ये composite है किसका, different species and ecosystem का, ये biodiversity एक मिला जुला जो है फेस है, ठीक है। Millions of species collectively perform different functions that help in maintaining the delicate ecological balance on earth. जो millions of species हैं वो मिला के जो अर्थ है उसके ऊपर millions of स्पीशीज, हर एक जो स्पीशीज है, इंसान है, शेर है, एलिफेंट है, हर एक का एक रोल है, पेड़ है, हर एक का एक रोल है, ठीक है। अब जब हम डिस्टर्ब करते हैं इस बैलेंस को तो हमारे काम तमाम, समझो, समझ की बात। इकोनॉमिक सिस्टम या सॉरी इकोसिस्टम एंड species are a product of over millions of years of evolution and are the basis of survival of human beings. तो बेसिकली ये जो इकोसिस्टम है और जो स्पीशीज है ये मिलियंस ऑफ ईयर से चलते आ रहे हैं और इवॉल्व होते जा रहे हैं, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी provides various products such as food, fiber, medicine and raw material फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब ये सारे के सारे जो बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ये हमें फूड भी प्रोवाइड करता है, मेडिसिन वगैरह सारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्रोवाइड करता है। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज हैव eroded these world's diversity of plants and animals. इंसानों ने अपने फायदे के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया पेड़ों को, और जो वेजिटेशन है उनको खत्म करना शुरू कर दिया। सम स्पीशीज हैव disappeared and many have been greatly reduced in the number. कुछ स्पीशीज तो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिशेज वगैरह, उनकी नस्लें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, और कुछ खत्म होने वाली हैं। Ruthless deforestation, particularly clearing of species of rich tropical forest and rainforest, have led to loss of a very large number of animals and plant species. लगातार डिफोरेस्टेशन करी जा रहे हैं तो इससे प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं। सिमिलरली फ्रेश वाटर हैबिटेंट्स लाइक fish are being reduced as a result of overshipping in the coastal waters, deep sea fishing and pollution of river water. तो बेसिकली ये बताया गया है कि जो फ्रेश वाटर है उसमें भी जो फ्रेश वाटर फिश है वो भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि पानी कंटेमिनेटेड हो गया है। ऊपर से जो डीप फिशिंग है वो भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम और अंदर सी के जाके फिशिंग करते जा रहे हैं, और रिवर वाटर भी पोल्यूटेड होता जा रहा है और सी वाटर भी पोल्यूटेड होता जा रहा है। दिस हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मैरिन फूड सप्लाईज। इससे जो मैरिन फूड सप्लाईज है उनकी क्वांटिटी में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। इन द सेम वे कोस्टल मैनग्रोव्स
are being steadily cleared for aquatic sports and for the construction of luxury resorts. जो कोस्टल मैनग्रूव्स हैं, ठीक है ना, ये आप गूगल पे चेक कीजिए, मैंने तो चेक किया था, तो कोस्टल मैनग्रूव्स जो हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल लग्जरी होटल्स खुलते जा रहे हैं और एक्वेटिक स्पोर्ट्स या गेम्स खुलती जा रही हैं एक्वेटिक, तो उसकी वजह से इनको साफ करना पड़ रहा है और पोल्यूशन की वजह से भी वो खत्म होती जा रही है. दिस हैज ग्रेटली थ्रेटन्ड द मैनग्रोव हैबिटेट्स. इससे क्या होता है, जो मैनग्रोव की जो हैबिटेट है वो खत्म हो जाती है और इंसान की दखल अंदाजी नेचर में काफी बढ़ती जा रही है, इस वजह से उनका खात्मा हो रहा है. नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट आजकल के टाइम में. इन indiscriminate industrialization, urbanization, and environmental pollution are bringing about certain changes in the atmosphere on a global scale. लगातार इंडस्ट्रीज को बढ़ाना या अर्बनाइजेशन को बढ़ाना और एनवायरमेंट को खराब करना, इसकी वजह से जो ग्लोबल स्केल पे काफी ज्यादा बेड़ा गर्क होता जा रहा है, इंसान का जो हालत है वो खराब होती जा रही है. दिस मे कॉज हैजर्ड्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. इसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और होती भी जा रही है. तो ये जो कंसेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग, इससे क्या है कि जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाएंगे, पीने के पानी के भी लाले पड़ जाएंगे और जो कोस्टल एरियाज है वो मतलब कोस्टल एरियाज जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पानी जब बढ़ेगा सी लेवल का तो कोस्टल एरियाज को तो वो अपने अंदर संभालेगा. समझ के बात. द मेजर हैजर्ड हैज emerged in the form of greenhouse effect and global warming arising देयर फॉर्म. तो ग्रीन हाउस गैसेस काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड का पूरा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड विच ट्रैप द हीट ऑफ द सन. तो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर गैसेस हैं, उन गैसेस के बढ़ने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर उनकी बढ़ने की वजह से जो सन की जो हीट है उसको जो है ट्रैप कर लेता है जो अर्थ है उसके एनवायरनमेंट के अंदर, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से आ रही हैं. आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन में जिस हिसाब से लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं ग्लोबल वार्मिंग का अलग से बताऊंगा. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.